नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। संभल जामा मस्जिद सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट से चल रहे विवाद पर मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा है कि सर्वे जरूर होगा। देखिए रिपोर्ट। संभल सर्वे और सच्चाई, अब सच साक्षात देगा गवाही। अब सच्चाई आएगी सामने जो वर्षों से गई थी दबाई। जामा मस्जिद में अब हर राज खुलेगा, अब हर सच से पर्दा हटेगा। संभल का करीब 500 साल पुराना सच अब सामने आने वाला है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे विवाद पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाते हुए मस्जिद कमेटी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है और इसके साथ ही अब मस्जिद का सर्वेक्षण कराया जाएगा। सर्वे के विरोध में जो इंतजामिया कमेटी थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के लिए अलाउ किया था कि वहाँ सुनवाई होगी और वहाँ सुनवाई की गई। 13 मई के दिन सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया गया और आज जो 2 बजे के बाद फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया तो उसमें मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा और हिंदू पक्ष के लिए खुशी का माहौल। मुस्लिम पक्ष की याचिका में मांग की गई थी कि सर्वे पर रोक लगाई जाए और पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार किया जाए, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद अब प्रशासन सर्वे की तैयारी में जुट गया है। 19 नवंबर को सर्वे कमिश्नर जो अपॉइंट किया था वो गलत अपॉइंट किया था और उस अपॉइंटमेंट करने से पहले मस्जिद कमेटी को सुनना चाहिए था। ये एक बात पूरे देश में फैलाई गई थी कि हमें बिना सुने कैसे सर्वे कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया। आज उस प्रपोजिशन ऑफ लॉ को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। हिंदू पक्ष की मांग थी कि यहाँ पर ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सर्वे कराया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। हाईकोर्ट के इस फैसले को अब सर्वे की इजाजत के रूप में देखा जा रहा है। सिंपल प्रपोजिशन ऑफ लॉ है कि कोर्ट ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की पावर के एक्सरसाइज में सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। उस समय किसी को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लॉ का मैंडेट सिर्फ इतना है कि जब सर्वे कमिश्नर मौके पे सर्वे करने जाएंगे तब वो दोनों पक्षों को उनकी मौजूदगी में सर्वे करेंगे, जो यहाँ पे 19 और 24 नवंबर को दोनों दिन फॉलो किया गया था। चलिए आपको बताते हैं कि संभल में अभी तक क्या हुआ और कैसे एक झूठ की चिंगारी से पूरा शहर जल उठा था। संभल में पहला एसआई सर्वे 19 नवंबर 2024 को हुआ था। दूसरा एसआई सर्वे 24 नवंबर 2024 को हुआ था। दूसरे सर्वे के दौरान हिंसा हुई, 5 की मौत हुई। संभल जामा मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। हिंदू पक्ष की मांग थी कि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सर्वे कराया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल हाईकोर्ट का फैसला निर्णायक माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें प्रशासनिक सर्वे पर टिकी हुई हैं, जिससे आने वाले समय में बड़े खुलासे हो सकें। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। संभल की जामा मस्जिद का सर्वे को लेकर आप जानते हैं विवाद रहा है। प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आज आया, जिसको लेकर संभल पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला, लोगों को बाकायदा जागरूक भी किया गया, शांति बनाए रखने के लिए भी कहा गया है। मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से जो लोग एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस तरीके के कमेंट पास नहीं करेगा जिससे कि माननीय न्यायालय की गरिमा पे भी सवाल उठें और उसके अलावा कोई एक दूसरे समुदायों के बारे में भी इस तरह का कमेंट ना करें। व्हाट्सएप ग्रुप का जो ग्रुप एडमिन होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है व्हाट्सएप ग्रुप को रेगुलेट करने का, तो इस तरीके के फॉरवर्ड्स करने से बचें जो कि गैर कानूनी रूप से उनको रेस्पॉन्सिबली हेल्ड किया जा सके। तो हमारा सोशल मीडिया सेंटर है और हमारा साइबर पुलिस स्टेशन है, इन दोनों के द्वारा इन जो जितने भी साइबर स्पेस है उसको रेगुलेट किया जाएगा और रेगुलेट किया जा रहा है। कोई भी अभद्र टिप्पणी ना करें। पूर्व में भी ऐसी टिप्पणी जिसने भी की है, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी जिसने भी की थी, उनमें 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था और उससे पूर्व भी
सोशल मीडिया पे लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अब आगे बढ़ेंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये मामला गंभीर है और इसे किसी भी तरह से राजनीतिक रंग नहीं लेने दिया जाएगा और माफी मांग लेना अपराध को कम नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एसवीएन भट्ट की पीठ इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से सख्त लहजे में कहती है कि हम इस केस को बहुत करीब से देख रहे हैं और यह सरकार के लिए एक अग्नि परीक्षा है। हालांकि विजय शाह के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट ने माफी मांग लिया। इस पर कोर्ट और नाराज हुआ, फटकार लगाई, कहा आप लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। आप पब्लिक फिगर हैं, आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने के आदेश दिए। मंत्री को उनके बयान के नतीजे भुगतने होंगे और कानून को अपना रास्ता तय करने दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि एमपी के बाहर के ये अधिकारी हों। कोर्ट ने आदेश दिया है कि गठित की जाने वाली एसआईटी में मध्य प्रदेश कैडर के 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल हों। और मंत्री जी का विवादित बयान जो है, जरा वो सुन लीजिएगा कि किस तरह से उत्साहित होकर वो कुछ भी बोले जा रहे थे। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर, उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर, उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। तो मंत्री जी बहुत एक्साइटेड होकर ये बयान दे रहे थे, लेकिन एससी ने क्या कहा जरा वो भी सुन लीजिए। मंत्री जी की जांच हो, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। गिरफ्तारी पर रोक भले हो, मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इसमें किस तरह के ऑफिसर्स हो ये भी डीजीपी मध्य प्रदेश को निर्देश दिए। मंगलवार रात 10 बजे तक टीम का गठन हो जाना चाहिए, किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। एसआईटी में मध्य प्रदेश कैडर के 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल हो, एक महिला जरूर होनी चाहिए। जांच टीम में एक महिला अधिकारी जरूर होनी चाहिए। देखिए, ये संवेदनशीलता को समझते हुए कोर्ट ने फैसला लिया। टीम का नेतृत्व एक आईजी रैंक का अधिकारी करे। उसके अलावा सोचिए, एक महिला, एक आईजी रैंक का अधिकारी, 2 अन्य अधिकारी एसपी रैंक या उससे ऊपर के होने चाहिए। तो मंत्री जी की जांच तो होगी। मैं ब्रह्मोस हूं। जी हां, भारत की ललकार से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा रखे हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत ने 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 12 प्रमुख वायुसेना अड्डों पर लगभग 15 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से सटीक हमले किए। ये ऑपरेशन पाकिस्तान के द्वारा पुलवामा जैसे हमलों के बाद की गई आतंकवादी गतिविधियों का जवाब था। ये जवाब था पहलगाम में निर्दोषों पर हुए हमले का। हमलों में राफेल विमानों से स्कैल्प और हैमर मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान पर अटैक। ब्रह्मोस ने कुछ ही घंटों में पाकिस्तान की कमर तोड़ी। युद्ध में ब्रह्मोस की अहम भूमिका। ब्रह्मोस से वार, पाकिस्तान हैरान। ब्रह्मोस मिसाइल की सटीकता और गति ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को ध्वस्त कर दिया। यह मिसाइल 400 किलोमीटर तक सटीक निशाना साधने में सक्षम है और पाकिस्तान के अधिकांश एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर कर दिया।
दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के अंदर कई अहम ठिकानों पर देश में विकसित हथियारों का इस्तेमाल किया। इनमें सबसे ज्यादा ध्यान ब्रह्मोस मिसाइल पर गया, जो अपनी मल्टी प्लेटफॉर्म क्षमता और सुपरसोनिक सटीकता के लिए जानी जाती है। जल, थल और वायु से हमला करने के लिए डिजाइन की गई ब्रह्मोस मिसाइलों ने रफीकी, मुरीद के, नूर खान, रहीम यार खान, सुक्कूर और चूनिया जैसे प्रमुख सैन्य ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ब्रह्मोस मिसाइल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रमुख रहते हुए उन्होंने भारत और रूस के बीच सरकारी स्तर की साझेदारी का नेतृत्व किया। यह ऐतिहासिक समझौता 1998 में मॉस्को में डॉक्टर कलाम और रूस के उप रक्षा मंत्री एनवी मिखाइलोव के बीच हुआ, जिसके बाद ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुई। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। तो आपने देखा कि पाकिस्तान को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने कैसे तबाह कर दिया। मिसाइल ने पाकिस्तान को चंद घंटों में ही तबाह कर दिया। आखिर ब्रह्मोस मिसाइल की क्या स्पेशलिटी है, क्या खासियत है, ये रिपोर्ट आप देखिए। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो ध्वनि की गति से 3 गुना तेज उड़ती है। इसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। यह जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च की जा सकती है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर से लेकर 450 किलोमीटर तक है। इसमें 200 से 300 किलोग्राम विस्फोटक होता है, जो इसे बड़े सैन्य ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम बनाता है। आइए बात करते हैं ब्रह्मोस की खासियत की। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी गति 2800 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे भारत और रूस के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी से लिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं इसके लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म की। इसे जमीन, समुद्र और हवा से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसे सुखोई 30 MKI जैसे विमान से लॉन्च किया जा सकता है। बात इसकी सटीकता की करें तो उन्नत नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम के साथ इस सटीक तरीके से टारगेट पर गिरती है। इसके अलावा ब्रह्मोस की खासियत यह भी है कि दिन रात किसी भी मौसम में काम कर सकती है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार लॉन्च होने के बाद इसे ऑपरेटर की निरंतर निगरानी की आवश्यकता नहीं होती। इसी की वजह से पाकिस्तान के एयरफील्ड जो है बर्बाद हुए। मुर्दके के ऊपर भी इस्तेमाल किया गया इसको, भावलपुर के ऊपर इसको इस्तेमाल किया गया। ये दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड जो है तकरीबन 3 गुना है साउंड की स्पीड से ज़्यादा। और जब इसको ज़मीन से फायर किया जाता है, समुद्र से फायर किया जाता है और हवा से फायर किया जाता है। जो लैंड वर्जन है उसकी रेंज अभी हमने बढ़ा के, पहले 290 किलोमीटर थी, अभी उसकी बढ़ा के हमने 800 किलोमीटर कर दी है। और जो SU-30 के माध्यम से फायर किया जाता है उसकी रेंज 400 किलोमीटर हो गई है। ब्रह्मोस का जमीन पर हमला करने वाला वेरिएंट 2.8 मैक की स्पीड से उड़ान भरने की क्षमता रखता है। अपग्रेड के बाद ये 400 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को सटीकता से मार सकता है। एयर बेस्ड वेरिएंट ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल भारत के फ्रंटलाइन फाइटर जेट सुखोई 30 MKI को हथियार देने वाली सबसे भारी मिसाइल है। मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और यह 300 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री अपने साथ ले जा सकता है। मिसाइल की गति ध्वनि की गति से करीब 3 गुना अधिक है। भारतीय नौसेना ने बृहस्पतिवार को 290 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक पहली बार लंबवत अवस्था में प्रक्षेपित किया। ब्रह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये फायर एंड फॉरगेट मोस्ट वर्सेटाइल और ये डेडली वेपन है विश्व का। ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ जो मिसाइलें हैं 5, उसके अंदर ये हमारी मिसाइल आती है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे कि हम लैंड, एयर, सी, सबमरीन
हम सब जगह से इसको यूज कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान तनाव के बीच यूपी की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन यूनिट का उद्घाटन किया गया था। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वर्चुअली शामिल हुए। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल की एक झलक देखी होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अब रक्षा क्षेत्र में भी एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। लखनऊ के सरोजनी नगर में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। जिस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध में ब्रह्मोस की एक बड़ी भूमिका रही है, मुझे लगता है आने वाले समय में लखनऊ से जब ब्रह्मोस मिसाइलें तैयार होकर यहां से जाएंगी तो दुश्मनों का सीना भेद कर आएंगी और वहां पर भारत माता की जय कहने का काम करेंगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। तो आपने देखा कि ब्रह्मोस की खासियत क्या रही। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर ब्रह्मोस से पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कई देश क्यों डरते हैं। ब्रह्मोस ने दुनिया को अपनी ताकत किस तरह से दिखाई है, देखिए। ब्रह्मोस की मारक क्षमता से दुनिया हैरान। डिफेंस फील्ड में भारत का दबदबा। ब्रह्मोस से दुनिया हैरान, पाकिस्तान परेशान। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जैसी क्षमता हासिल करने में चीन और पाकिस्तान बहुत पीछे हैं। इसकी 3 मुख्य विशेषताएं हैं। इसकी गति ध्वनि की गति से 3 गुना ज्यादा है। दुश्मन के रडार पर ब्रह्मोस मिसाइल अपनी गति के कारण केवल 10 किलोमीटर के दायरे तक दिखाई दे सकती है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी गति लगभग 2800 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ब्रह्मोस 290 किलोमीटर तक उड़ सकती है। 10 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था। इसके बाद इस मिसाइल में कई बदलाव किए गए हैं। क्या आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तानी सरजमी पर कितनी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें पटकी हैं? आज हम आपको बता रहे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल की प्रचंडता को देखकर पाकिस्तान का मनोबल भरभरा कर गिर गया और वह सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। भारत अपनी शर्तों पर सीज फायर के लिए तैयार हुआ। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अभी तक पाकिस्तान पर 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की गिनती दुनिया के सबसे घातक मिसाइलों में होती है। पाकिस्तान ने इसके अचूक निशाने वाले प्रहार और प्रचंडता का अनुभव किया है। यही वजह है कि पड़ोसी देश दुनिया की शरण में चला गया और उनसे भारत को मनाने की गुहार लगाने लगा। इसके बाद भारत सीज फायर के लिए सहमत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में स्पष्ट तौर पर कह दिया कि भारत में किसी भी तरह के आतंकी हमले अब एक्ट ऑफ वॉर यानी कि युद्ध की घोषणा माना जाएगा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। 8 मई को पाकिस्तान ने अमृतसर में मौजूद स्वर्ण मंदिर और अन्य नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने समय रहते कार्रवाई करते हुए इस हमले को विफल कर दिया। भारतीय सेना के जवान ने बताया कि 8-9 मई की रात को पाकिस्तान ने सीमा पर गोलीबारी शुरू कर दी और घुसपैठ की कोशिश की। सेना की जवाबी कार्रवाई इतनी सटीक थी कि सुबह तक पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा और उन्होंने अपने पोस्ट पर सफेद झंडा लहराया। हमले को विफल करने में आकाश मिसाइल सिस्टम और L-70 वायु रक्षा बंदूकों की भूमिका अहम रही। भारतीय सेना ने अपने कुल संसाधनों का सिर्फ 10% उपयोग कर इस हमले को रोक दिया। सेना ने कामिकाजे ड्रोन और माइक्रो भी बरामद किए जो मेड इन टर्की हैं। याद रहे कि 7 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर तैयबा और बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान ने ड्रोन और रॉकेट से नागरिक ठिकानों पर हमला करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी शुरू कर दी थी। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा।
इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बड़ी घिनौनी साजिश की